Hello friends, welcome to my channel. So friend, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers. If you have seen my previous videos, मैंने जो है उत्तराखंड सीरीज़ अभी स्टार्ट की हुई है और मैंने उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के जो पेपर्स हैं वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। इवन मैंने अलग अलग से वीडियो भी बना दी हैं आईपीसी की, एविडेंस की और सीआरपीसी की, उत्तराखंड पुलिस एक्ट की। जो भी कितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, जितने भी एग्जाम हुए हैं एपीओ के, वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड के जुडिशियल सर्विसेज के प्री के जो एग्जाम पेपर हैं उनकी डिस्कशन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के सिविल जज जूनियर डिवीजन के 2019 का जो प्री का पेपर आया था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं यहाँ पर उनको एक क्वालिटी डिस्कशन के साथ जो है सारे पेपर्स जितने भी स्टेट्स हैं उनके सभी के एग्जाम पेपर जो हैं विद डिस्कशंस मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्न पत्र की ओर। देखिए मेरे पास ये जो है सीरीज ए का प्रश्न पत्र है और पहला प्रश्न इसका क्या है, देखिए संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में कौन है, अभी वर्तमान में है डॉक्टर प्रदीप जोशी, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है प्रश्न 2, निम्नलिखित में कौन सा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया था। तो वो मामला था SS लोटस का। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, सी। ये मामला आया था 1926 में। ठीक है। कोरफू चैनल मामला जो है वो आया था 1947 में और ये किसने डिसाइड किया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। और पैकेट हवाना मामला जो है वो आया था 1900 में और ये जो है यूएस सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। और एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज मामला जो है ये आया था 1951 में और ये भी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया था। ठीक है। अगला है प्रश्न 3, एक्स एक्वा एट बोनो सुक्ति का संबंध है किससे, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से। देखिए एक्स एक्वा का मतलब होता है ऑन इक्वल फुटिंग, मतलब एक समान। पूरी मैगजीन का अर्थ है एक समान अधिकार के अनुसार। उत्तर रहेगा इसका ए। अगला है प्रश्न 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी। 1946 में। तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है जॉन रॉल्स, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है प्रश्न 6, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 कब से लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 26 जुलाई 2018 से। ये रिसेंट में करंट में पूछ लिया गया कि 19 का पेपर है, ये 18 का संशोधन जो है उसका पूछ लिया कि कब से लागू हुआ था। अगले पेपर में जो करंट जो आए हुए हैं कानून जो लागू हुए हैं उन पर जरा ध्यान दीजिएगा। अगला है प्रश्न 7, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो ये होता है अध्यक्ष और निबंधक दोनों के द्वारा, उपरोक्त दोनों, इसका उत्तर रहेगा सी। अगला है प्रश्न 8, उत्तरांचल शब्द के स्थान पर उत्तराखंड शब्द उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा किस वर्ष प्रस्तापित किया गया। तो ये किया गया था 2006 में। ठीक है। तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है प्रश्न 9, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 को परिवर्तन में आया हुआ माना जाएगा कब से। तो माना जाएगा 21 अप्रैल 2018 से। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है प्रश्न 10, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये लिखी थी ग्रैनविल ऑस्टिन ने। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 11, निम्न में भारतीय कौन मुख्य न्यायाधीश 1989 से 84 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो वो थे एम हिदायतुल्ला। तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है प्रश्न 12, निम्न में से कौन तटस्थीकृत राज्य है। तटस्थीकृत का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइज्ड, मतलब किसी भी संघ का मेंबर ना होना, किसी भी संघ में हिस्सा ना लेना। तो वो है स्विट्जरलैंड राज्य। तो वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 13, अंतर्राष्ट्रीय विधि में अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है। अपवर्जित क्या होता है, एक्सक्लूसिव आर्थिक इकोनॉमिक क्षेत्र जोन। तो वो होती है 200 समुद्री मील। डी इसका उत्तर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है 14, एक व्यक्ति अपने माता पिता के देश में पैदा नहीं होता तो वह उस देश का नागरिक होगा जहां वह पैदा होता है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है। यह सिद्धांत है जस सोली पर, कि जहां पर पैदा हुआ वहीं की नागरिकता उसे मिल गई। जस सैंग्विनिस, सैंग्विनिस का मतलब क्या होता है, रिलेशन थ्रू ब्लड, कि भाई आप जिसके थ्रू पैदा हुए तो वहां की नागरिकता आपको मिलेगी। तो वो होती है सैंग्विनिस। जस्ट सोली क्या होता है, जहां पर पैदा हुआ वहीं की नागरिकता मिल गई। सपोज कीजिए कि एक है कै और एक है खै, दोनों की हो गई शादी, दोनों है इंडियन, चले गए कनाडा घूमने के लिए, वहीं पर बच्चा पैदा कर लिया। तो उस बच्चे को जो है, उस बेबी को मिल गई कैनेडियन सिटीजनशिप। ठीक है, कनाडा की नागरिकता मिल गई। अब वो बच्चा चाहे तो कनाडा की नागरिकता छोड़कर
इंडिया के भी ले सकता है। इंडिया के किसके थ्रू लेगा वो? जस्ट सैंग्विनिस के थ्रू। किसके द्वारा लेगा वो? जस्ट सैंग्विनिस के द्वारा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ए। अगला प्रश्न है 15। जहाँ प्रत्यर्पण प्रारंभ होता है वहां आश्रय समाप्त हो जाता है। उक्त कथन किसके द्वारा किया गया था? ये आना चाहिए कहा गया था। किया मतलब क्या? ये कहा था स्टार्क ने, तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 16। किसी राजनयिक को अवांछनीय या आग्रह व्यक्ति घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। किसको है? ग्राही राज्य को। जिस देश में वो राजनयिक रह रहा है, प्रेषक राज्य कौन है? उस राजनयिक को भेजने वाला। उदाहरण के लिए जैसे कि अमेरिका ने जो है, यूएसए ने भारत में भेज दिया अपना राजदूत, अम्बेसडर टू इंडिया। अब इंडिया चाहे तो ग्राही राज्य कौन हुआ इसमें? इंडिया। प्रेषक राज्य कौन हुआ? उत्तर अमेरिका। जो यहाँ का डिप्लोमेट है तो उसको चाहे तो अग्राह्य व्यक्ति जो है उसको घोषित कर सकते हैं अवांछनीय। और ये जो अवांछनीय या आग्रह व्यक्ति जो है, ये जो लीगल मैगजीन है पर्सोना नॉन ग्राटा, उस पर आधारित है। पर्सोना नॉन ग्राटा। और ये अभी जो 2021 का हरियाणा का पेपर हुआ था उसमें भी एक प्रश्न आया था, इसको क्या बोलते हैं? तो अवांछनीय और या फिर आग्रह व्यक्ति। तो उत्तर रहेगा इसका बी। अगला है 17। संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव दिया गया किसके द्वारा? ये दिया था रूजवेल्ट ने, तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 18। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग वे हैं जिनका उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 7 में, तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 19। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में यह निर्णित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है? कौन सा हो सकता है? एक ही तो है, केशवानंद भारती, तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 20। निम्न में से किसे न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित नहीं किया गया? तो वो थे रंगनाथ मिश्रा। बाकी सब जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 21। निम्न में से किसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन को। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 22। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत विवादों के निपटारे का शांतिपूर्ण ढंग नहीं है? तो सुलह, वार्ता, सत्य, प्रयत्न। तो ये तो जो है सारे वही हो गए, शांतिपूर्ण ढंग हो गए ना, तो एक ही बच गया है क्या? प्रतिकार। तो उत्तर क्या रहेगा? अगला है 23। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? 5 स्थायी व 10 अस्थायी। सी इसका उत्तर रहेगा। आसान आसान प्रश्न पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? नागरिकता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विधि के सुसंगत है या फिर असंगत है? राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों के लिए सुसंगत है या फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए असंगत है? नागरिकता की अवधारणा क्या होती है? नागरिकता की अवधारणा, इसका उत्तर रहेगा डी, अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए असंगत है। भाई नागरिकता जो है एक देश का जो है वो निजी मामला है, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए वो कैसे सुसंगत हो सकता है? ठीक है ना, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 25। दंड प्रक्रिया संहिता को निम्नलिखित सूचियों में से किस सूची में शामिल किया गया है? देखिए ये प्रश्न जो है उत्तराखंड का जो सहायक अभियोजन अधिकारी का जो पेपर आया हुआ है 2016 का, उसमें पूछा गया है प्रश्न। तो ये बड़ा ही, तो ये किसी न किसी पेपर में जो है पूछ ही लेते हैं। तो सी इसका उत्तर रहेगा। समवर्ती सूची है ये, 3 सूचियां होती हैं, संघीय, राज्य, समवर्ती। सी उत्तर हो गया। अगला है 26। भारत के संविधान में प्रदत्त मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 11। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 27। जब विद्रोह द्वारा नए राज्य का निर्माण होता है तो सामान्यता दी जाने वाली मान्यता होती है कौन सी? क्या वो विदित होती है? नो, नहीं, वो विदित नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए ना, विद्रोह के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है, तो क्या होती है वो? तथ्यत। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 28। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण से संबंधित है? तो वो था 103वां, तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 29। निम्नलिखित में किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 3 तलाक की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया है? तो वो केस था शयारा बानो बनाम भारत संघ, शयारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 30। भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? वो की गई है अनुच्छेद 243 डी में। तो ये कैक है, गैग है, तो ये ABCD यहाँ अगर लिख रहे हैं तो घै भी तो लिख सकते हैं। डी इसका उत्तर रहेगा। ये ऑप्शन तो समझ में आता है कि ये इंग्लिश में क्यों लिखे हैं ऑप्शन के, बिकॉज OMR शीट जो है ना वहाँ पर क्या क्या नहीं लिख सकते,
एक ही मार्कशीट देते हैं ना वो, उसके लिए उसमें कंफ्यूजन ना बने इसलिए ये लिखा गया। बट इसमें तो ये चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं इसे। अगला प्रश्न 31, सर्वबंधी अधिकार प्राप्त होता है निम्न में किसके विरुद्ध? सर्वबंधी मतलब सर्व को बांध दिया। क्या विशेष व्यक्ति होगा? नो। केवल सरकार होगी? नो। प्रत्येक व्यक्ति। सर्व मतलब सबको, तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 32, निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिकता के रूप में रखा? तो वो थे ऑस्टिन। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 33, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार भारत में पेटेंट योग्यता के क्या मापदंड हैं? नवीनता होनी चाहिए, अन्वेषणात्मक कदम होना चाहिए, औद्योगिक उपयोजन में सक्षम होना चाहिए। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी, डी उत्तर रहेगा। अगला है 34, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो भारत, पाकिस्तान, भूटान है, सिंगापुर नहीं है। 34 का उत्तर रहेगा ए। अगला प्रश्न है 35, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वो है 395, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 36, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो वो है अस्पृश्यता निवारण से। अस्पृश्यता क्या होता है? अनटचेबिलिटी। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 37, भारतवर्ष किस राज्य द्वारा प्रत्येक घर को वर्षा के पानी को संचय करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया है? तो किसने बनाया है? ये बनाया है तमिलनाडु ने। बहुत अच्छा कदम है ये, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 38, भारतीय संविधान की छठी सूची किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं करती? तो कौन, किसके लिए नहीं करती? मणिपुर के लिए। तो बी इसका उत्तर रहेगा। किसके लिए करती है छठी अनुसूची? आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए। तो 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। मणिपुर नहीं आता। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 39, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना है बताइए? यह अमरावती उच्च न्यायालय। तो आंध्र प्रदेश का अब कहाँ चला गया? अमरावती में। डी इसका उत्तर रहेगा। और किसका उच्च न्यायालय है ये? आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है 40, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? बोलते हैं ना अपनी जो शपथ लेते हैं, मैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करूंगा, तो वो लिखी है जापान से। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की उद्घोषणा परिभाषित की गई है? देखिए, आपातकाल का जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है ना, उसकी डेफिनेशन पूछी गई है, परिभाषा पूछी गई है। तो वो की गई है 366 के पद 18 में। ठीक है। अगला प्रश्न है 42, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? ये होता है 6 वर्ष का। तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 43, न्यूरमबर्ग विचारण, टोक्यो विचारण, प्लियस विचारण तथा इचमैन विचारण किससे संबंधित है? ये संबंधित है युद्ध अपराधों से। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत मान्यता से संबंधित है? ट्रोबार सिद्धांत, मुनरो, स्टिप्सन, एस्ट्राडा। तो मान्यता किससे होती है? इसका उत्तर रहेगा मुनरो सिद्धांत से। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 45, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी का न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पुनर्निर्वाचित कार्यकाल कब तक है? देखिए 9 साल का कार्यकाल रहता है। तो इसका उत्तर रहेगा 18 से 27 तक। अगला प्रश्न है 46, भारत के किस शहर को 6 मार्च 2019 का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला? तो कौन सा शहर था? वो शहर था इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर था देश का। अगला प्रश्न है 47, किस न्यायमूर्ति को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है? प्रथम लोकपाल कौन है? तो वो है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 48, ऑस्ट्रेलिया समूह का 43वां सदस्य कौन है? तो वो है भारत। भारत ने अभी सदस्यता ली है ऑस्ट्रेलिया समूह की। उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न है 49, निम्नलिखित में किस राज्य की विधायिका में एक सदन है? तो देखिए, बिहार में 2 हैं, कर्नाटका में 2 हैं, तमिलनाडु में नहीं है, महाराष्ट्र में 2 हैं। इसका उत्तर क्या रहेगा? सी। तमिलनाडु में एक सदन है, बाकी में द्विसदन है। अगला प्रश्न है 50, किस मामले में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? ये कहा गया था इन री बेरुबारी मामले में। तो ए इसका उत्तर रहेगा। तो पहले 50 प्रश्न जो हैं, देखिए, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, संविधान, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वो, तो उसके जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं 50।
सारे मिला के प्रश्न आते हैं 50। तो वो हमने कर लिया है। अब इसके आगे शुरू होता है विधि का भाग 2। भाग 2 यहाँ से शुरू होता है प्रश्न 51 से, और 51 से जो है 200 तक जाएगा। ये 150 प्रश्न होते हैं सिर्फ विधि के। तो देखिए सर्वप्रथम जो है यहाँ से शुरू होता है संपत्ति अंतरण अधिनियम। इसका प्रश्न जो है 51। तो प्रश्न 51 कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में वर्णित विनियम बराबर होता है कब? तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर रहेगा। विभाजन के समय नहीं होता, दान के समय नहीं होता, विक्रय के समय नहीं होता। विभाजन के बराबर नहीं होता, दान के बराबर नहीं होता, विक्रय के बराबर नहीं होता। विनियम क्या होता है भाई? एक हाथ दिया दूसरे हाथ लिया और कोई उसमें मूल्य नहीं है, तो वो हो गया विनियम। और विनियम की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? वो दी गई है धारा 118 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 118 में ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है 52। दान के मामले में यदि आदता की दान स्वीकार करने के पहले मृत्यु हो जाती है तो दान होगा। आदता कौन है? जिसने दान लेना है, इनसे बोलते हैं डोनी। डोनी की मृत्यु पहले ही हो गई, दान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो बी इसका उत्तर रहेगा। दान की जो धाराएं हैं वो कहाँ पर दी गई हैं? दान की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? वो दी गई है धारा 122 में। लिख लीजिए यहाँ पर दान का मामला 122 में है, और ये जो है 122 में ही लिखा गया है कि वो शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53। अब धारा 100 के अंतर्गत एक भार को क्या करते हैं? अनुप्रमाणन की आवश्यकता है तथा बंधक की तरह साबित करना होगा, या फिर आवश्यकता बंधक की तरह साबित नहीं करना होगा। आवश्यकता नहीं है और साबित भी नहीं करना, बंधक की तरह साबित नहीं करना होता। भार क्या हो गया? भार को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। तो इसका उत्तर रहेगा सी। अनुप्रमाणन की आवश्यकता नहीं है और बंधक की तरह साबित नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 54। निम्नलिखित 3 मामलों में से कौन सा अचल संपत्ति का पट्टा केवल पंजीकृत दस्तावेज द्वारा किया जा सकता है? केवल वर्षानुवर्षी पट्टा, केवल 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि का पट्टा, केवल वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला पट्टा, उपरोक्त सभी। वर्षानुवर्षी मतलब क्या होता है? ईयर टू ईयर। 1 वर्ष से अधिक हो गया तो 1 ईयर और मोर। वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला। तो इसमें उत्तर क्या रहेगा? डी, उपरोक्त सभी। तो सभी में जो है दस्तावेज पंजीकृत कराना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है 55। अनुयोजित दावों के अंतरण का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम में किया गया है। अनुयोजित दावे, एक्शनेबल क्लेम्स। तो धारा कितनी है? धारा कौन सी है? धारा 130 में। और ये पट्टों का मामला कहाँ पर है? ये पट्टे की परिभाषा दी गई है 105 में, और ये जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है 107 से। तो 122 में क्या है? अभी 122 के बारे में बात की थी हमने प्रश्न 52 में। क्या है ये? दान, गिफ्ट। 127 में क्या है? दुर्भर दान। और 128 में क्या है? सर्वस्व अदाता। अगला प्रश्न 56। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया है कि किराएदार द्वारा किया गया परित्याग अंतरण नहीं है? देखिए ये केस था शारदा देवी बनाम चांदवाला। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 57। ए ने बै को पूर्ण रूप से मकान दान दिया और शर्त लगाई कि बै इस मकान में रहेगा। दान है, वैध नहीं है, निर्देश शून्य है। वैध है तथा निर्देश भी वैध है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? वैध है तथा निर्देश शून्य है। सी इसका उत्तर रहेगा। कि कोई भी कंडीशन, कोई भी जो है शर्त लगाई जाएगी अगर दान पे, तो वो जो है शून्य हो जाती है। अगला प्रश्न है 58। दोहरी संभाव्यता का नियम निम्नलिखित में से किस वाद में परिवर्तित किया गया? कौन कौन से इसमें? व्हिटवी बनाम मिचेल, इंदु कक्कड़ बनाम हरियाणा राज्य, चमरू साहू बनाम सोमा कुय्यर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है व्हिटवी बनाम मिचेल, तो रहेगा ए। अगला प्रश्न है 59। त्वरिताप्ति का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? त्वरिताप्ति का सिद्धांत जो है वो दिया गया है धारा 27 में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन। इसका उत्तर रहेगा सी। अगला है 60। समय द्वारा प्रभाजन से संबंधित प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो वो है धारा 36 से।
बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 61। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अचल संपत्ति का एक सह स्वामी संपत्ति का वैध अंतरण कर सकता है, केवल कब्जा दे सकता है, केवल प्रयोग का अधिकार दे सकता है, थोड़ी अवधि के लिए संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। तो यह संपत्ति का वैध अंतरण कर सकता है। और ये धारा कौन सी है? धारा 44, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 44 है। अगला प्रश्न है 62। मोचन के अधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा कब? केवल बंधक ग्रहीता को बंधक धन अदा करके, बंधक धन को न्यायालय में जमा करके, केवल मोचन के लिए नियमित दावे दाखिल करके, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 63। साम्य को चाहने वाले व्यक्ति को साम्यानुकूल आचरण करना ही होगा का विधिक आधार संपत्ति अंतरण नियम के निम्नलिखित में से किस धारा से है? इसका उत्तर है सी, धारा 51 से। अगला प्रश्न है 64। आरिफ बनाम यदुनाथ का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रभाजन से, कपटपूर्ण अंतरण से, भागिक पालन से। तो इसका उत्तर रहेगा भागिक पालन से, सी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है 65। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में कितने तरह के बंधक दिए गए हैं? तो कितने दिए गए हैं? 6, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 66। एक बार बंधक सदैव बंधक को निम्नलिखित में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? फंड्स अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। कहाँ पर बोला गया था ये? नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस में, एल्डरसन बनाम वाइट में, हंटर बनाम अब्दुल अली में। तो इसका उत्तर है नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस में, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 67। पट्टे का पर्यवसान हो सकता है कैसे? केवल समय के बीच जाने से, केवल विवशित समर्पण से, केवल समापहरण से, उपरोक्त सभी से। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी से, डी इसका उत्तर है। यहाँ तक जो है अब संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है पूरा हो गया। अब शुरू हो गया सिविल प्रक्रिया संहिता। तो प्रश्न 68 से शुरू होता है सिविल प्रक्रिया संहिता। तो प्रश्न 68 है दुल्हाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किस में संबंधित है? दुल्हाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, बहुत ही फेमस केस है ये। तो ये है सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से, जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, यही इसका उत्तर रहेगा। अगला है 69। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों में से किसका संबंध रिट याचिकाओं में प्रांग न्याय के लागू होने से है? जीवन बीमा, दरियाव, भूलाभाई, प्रीमियर ऑटोमोबाइल। तो ये है दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 70। आदेश 10 के नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? साक्ष्य अभिलिखित करना, स्वीकृति सुनिश्चित करना, दोनों ए बी वाद में विवादित विषय का विशदीकरण करना। 70 का उत्तर क्या रहेगा? 70 का उत्तर है डी, वाद में विवादित विषय का विशदीकरण करना। अगला प्रश्न 71। एक पक्षीय अज्ञाप्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा उपचार प्राप्त किया जा सकता है? केवल आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया में प्रार्थना पत्र, केवल धारा 96 में सिविल प्रक्रिया में अपील, दोनों कर सकते हैं उपरोक्त में से। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सी, दोनों, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है 72। यदि अभिवचन के संशोधन के आदेश में संशोधन द्वारा हेतु समय सीमा नहीं दी गई है तो पक्षकार संशोधन को कर सकते हैं कितने दिनों में? तो कर सकते हैं 14 दिनों में, सी उसका उत्तर रहेगा। अगला है 73। व्यादेश के भंग या अवज्ञा के परिणाम स्वरूप सिविल कारागार में निरोध की अवधि अधिक नहीं होगी। कितने माह से? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो इसका उत्तर रहेगा 3 माह से। 3 माह से अधिक नहीं हो सकती सिविल कारागार में, ठीक है। और ये कहाँ पर लिखा गया है? ये लिखा गया है आपके आदेश 39 के नियम 2 में, 2 कै में, ठीक है। तो उत्तर रहेगा बी। अगला प्रश्न 74।
विबंधन द्वारा अनुदान का परिपोषण का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है? ये दिया गया है धारा 43 में। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 75। जहां एक वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 के अंतर्गत पूर्णता या आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया है, वहां वादी नया वाद ला सकता है, लाने से वर्जित है, न्यायालय की अनुमति से नया वाद ला सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या रहेगा? नया वाद लाने से वर्जित है। नियम 8 में है वो। और ये कहाँ पर लिखा गया है? ये इसी आदेश के नियम 9 में लिखा गया है। उत्तर रहेगा बी। अगला है 76। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रापक की नियुक्ति से, अंतराभिवाची वाद से, न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे से, अज्ञाप्ति के निष्पादन से। तो यह है न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे से। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 77। निर्णय का अर्थ है अज्ञप्ति का भाग, न्यायाधीशों द्वारा अज्ञप्ति आदेशों के आधार पर किए गए कथन, अधिकारों का विनिश्चय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? न्यायाधीशों द्वारा अज्ञप्ति या आदेश के आधारों पर किए गए कथन। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 78। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें वाद पत्र को वाद हेतुक न होने के कारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा? तो ये दिया गया है आदेश। तो देखिए सब में 7 ही है, 7 7 7 7। नियम भी है 11 और बस ये कै ख च डैम किस में है? तो ये दिया गया है नियम कै में ही। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 79। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपील न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए नहीं पूछा हो, इसको हाईलाइट कर लेंगे हम। यह मामले को अंतिम रूप से अवधारण कर सकता है, प्रतिपेक्षण कर सकता है, अतिरिक्त साक्ष्य नहीं ले सकता, यह विवादिक विरचित कर उन्हें विचारण के लिए निर्देशित कर सकता है। इसका उत्तर है सी। यह अतिरिक्त साक्ष्य नहीं ले सकता। ले सकते हैं, नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो ये गलत है, बाकी सब ठीक है। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 80। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस आदेश की अपील नहीं होगी? तो वो होती है धारा 35 ख के आदेश की अपील नहीं होती। और धारा 35 ख में क्या लिखा हुआ है? विलंब कारित करने के लिए खर्चा। अगर आप विलंब करते हैं तो उस पर आपसे खर्चा मांग सकता है कोर्ट, ठीक है? तो उसके लिए अपील नहीं कर सकते आप। इसका उत्तर रहेगा बी। अगला प्रश्न है 81। लोक न्यूसेंस या लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद ला सकता है? केवल महाधिवक्ता, केवल 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति से, कोई भी व्यक्ति जो प्रभावित हो, ए या बी दोनों। तो है ए एवं बी दोनों। डी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ पर लिखा गया है? ये लिखा गया है आपके धारा 91 में, ठीक है? देखिए ऊपर भी धारा 91 है, तो उसका अगला प्रश्न पूछ लिया। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 82। तथ्यों का एक समूह उनसे संबंधित विधि के साथ वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध उपचार का अधिकार प्रदान करता है, इसे कहा जाता है क्या? वाद पत्र, लिखित कथन, वाद हेतुक या फिर कोई नहीं? क्या होता है? वाद हेतुक। तो सी इसका उत्तर रहेगा। तो वाद पत्र क्या है? प्लेंट, लिखित कथन WS रिटन स्टेटमेंट, वाद हेतुक क्या है? कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है? उत्तर रहेगा सी। अगला है 83। पक्षकार के मृत्यु पर एक वाद की क्या स्थिति होगी? वादी की मृत्यु के बाद वाद का उपशमन हो जाएगा, प्रतिवादी की मृत्यु के बाद वाद का उपशमन हो जाएगा, उपयुक्त एवं दोनों। यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो वादी प्रतिवादी की मृत्यु के बाद कोई उपशमन नहीं होगा। इसका उत्तर है डी। अधिकार अगर बचा हुआ है तो उपशमन नहीं होता। जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, विधिक प्रतिनिधि, वो जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तर है डी। आगे है 84। सिविल प्रक्रिया संहिता के किस भाग में वाद संस्थित करने का स्थान वर्णित है? तो भाग 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो ये है भाग 1 में। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 85। वह परिस्थिति जहाँ एक व्यक्ति को वाद में सम्मिलित नहीं किया गया हो, जो कि या तो आवश्यक पक्षकार या उचित पक्षकार था, को कहेंगे क्या कहेंगे? इसको कहते हैं असंयोजन। तो ए इसका उत्तर रहेगा, असंयोजन। अगला है 86। कै आभूषणों का एक बक्सा ख जो उसके क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है के पास रखता है। गै का अभिवचन है कि आभूषण कै ने उससे सदोष अभिप्राप्त किए थे
और वह उन्हें ख से लेने का दावा कर सकता है। विधिक तौर पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ख का होगा? क को आभूषण वापस लौटा दे, आभूषण को पुलिस के पास जमा कर दे, क एवं ग के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद लाए। इसका उत्तर क्या रहेगा? अंतराभिवाची वाद लाए मतलब क्या होता है? इंटरप्लीटर सूट। धारा कितने में लिखा गया है? धारा है 88 और आदेश है ये 35। इसका उत्तर रहेगा सी। अगला 87, निम्नलिखित में से कौन सी विवाद निपटारा प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अंतर्गत संदर्भित नहीं है? मध्यस्थ है, वार्ता है, सुलह है। वार्ता नहीं है, माध्यस्थम आर्बिट्रेशन, वार्ता नेगोशिएशन, सुलह क्या होता है? कंसिलिएशन, मध्यस्थता मीडिएशन। ठीक है, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 88, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अभिवचन के मूल नियम है? प्रत्येक अभिवचन में केवल तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, न कि विधि का। इसमें केवल सारभूत तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, केवल इसमें तथ्यों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 89, एक विभाजन का वाद में निम्न में कौन सी डिग्री सम्मिलित होती है? केवल प्रारंभिक, केवल मध्यवर्ती, अंतिम डिग्री या फिर ए और सी दोनों? तो इसका होगा ए और सी दोनों, दोनों हो सकती हैं। प्रिलिमिनरी डिग्री भी हो सकती है, फाइनल डिग्री भी हो सकती है। प्रारंभिक मतलब प्रिलिमिनरी, अंतिम मतलब फाइनल, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 90, कौन सी धारा विधायी निकायों के सदस्यों की सिविल मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है? विधायी निकाय मतलब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज, तो वो है धारा 135 ए। सी इसका उत्तर रहेगा। देखिए 139 बी तो कोई है नहीं, ठीक है, 132 ए भी नहीं है और 140 ए भी नहीं है, तो बाकी 3 ऑप्शन गलत है। अगला है 91, सिविल प्रक्रिया संहिता में कौन सी धारा वाद के स्थगन से संबंधित है? वाद स्थगन कर दिया मतलब पोस्टपोनमेंट ऑफ द लिटिगेशन, तो वो है धारा 10, उत्तर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न है 92, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा अधिवक्ता पर प्रक्रिया की तामील से संबंधित है? अधिवक्ता पर प्रक्रिया, प्रोसेस ऑन दी प्लीडर, प्लीडर कहाँ पर दिया गया है? धारा 3 में, तो उत्तर क्या रहेगा इसका? प्लीडर कहाँ दिया गया है? आदेश 3 में, तो उत्तर क्या रहेगा इसका? ए। अगला है 93, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि जहां प्रतिरक्षा के दौरान जब साक्षी कुछ भ्रमित हो तो उससे सच्चाई निकलवाने हेतु न्यायालय प्रश्न पूछ सकता है? जहां प्रति परीक्षा के दौरान जब साक्षी कुछ भ्रमित हो तो उससे सच्चाई निकलवाने हेतु न्यायालय प्रश्न पूछ सकता है। तो कौन सा वाद था ये? ये था राजस्थान बनाम एनी, तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 94, कौन सा आधार अस्थायी व्यादेश हेतु एक उचित आधार सिविल प्रक्रिया के अधीन नहीं है? अस्थायी व्यादेश मतलब व्यादेश क्या होता है? इंजंक्शन। अस्थायी मतलब टेम्परेरी, तो उसके लिए पूछा गया है कि यह कि विवादग्रस्त किसी संपत्ति के बारे में खतरा है कि उसका दुर्व्ययन हो सकता है। बी है यह कि प्रतिवादी अपनी संपत्ति को व्ययनित करने की धमकी देता है। यह कि विवादग्रस्त संपत्ति की सरकार द्वारा अधिग्रहण की संभावना है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर है सी। इसके ऊपर जो है आप जो है क्लेम टेम्परेशन क्लेम नहीं कर सकते, तो सी आंसर रहेगा। और ये अस्थायी व्यादेश कहाँ पर दिया गया है? कौन सा आदेश है ये है आदेश 39। अब आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो प्रश्न है 95, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय को सुसंगत करती है? देखिए एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो कहाँ पर दिया हुआ है वो? 47 ए में, तो उत्तर क्या रहेगा इसका? बी। अगला है 96, 45 ए में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की राय के लिए है ये 45 ए। 53 ए क्या है? एविडेंस ऑफ कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट। 73 ए जो है, 73 क्या बोलते हैं हिंदी में उसे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के सत्यापन के बारे में सबूत, वो दिया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। अगला है 96, एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति मतलब कन्फेशन दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन सुसंगत है? तो वह धारा 30, उत्तर रहेगा सी।
और ये प्रश्न जो है आपका 95 भी 96 भी रिसेंटली उत्तराखंड एपीओ के एग्जाम पेपर जो डिस्कस किए हैं वो सीरीज जो है आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उत्तराखंड की प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पर भी ये सेम क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आप भी उसको जरा ध्यान से करके और देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वही रहते हैं सारे। और वहाँ पर मैंने क्या किया है कि अलग से आपको साक्ष्य अधिनियम के सारे क्वेश्चन जितने भी एपीओ के अब तक आए हैं 9, 16, 21 में, वो सारे अलग से मिल जाएंगे। आईपीसी के मिल जाएंगे अलग से, फिर सीआरपीसी के आपको अलग से मिल जाएंगे, उत्तराखंड पुलिस एक्ट है उसके अलग से मिल जाएंगे। तो मैंने सारे अलग अलग कर दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं और पेपर भी देख सकते हैं, ईयर वाइज भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 97, कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है? धारा 63, उत्तर रहेगा सी। अगला है 98, मृत्युकालिक कथन मतलब डीडी डाइंग डिक्लेरेशन को साक्ष्य में ग्राह्य होने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? यह कि ऐसा कथन करने वाले की मृत्यु का कारण से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए कि कथन करने वाले व्यक्ति को उसकी मृत्यु की प्रत्याशंका थी, यह जरूरी नहीं है। यह कि ऐसा कथन व्यवहार किसी परिस्थिति के बारे में किया गया जिससे मृत्यु हुई। इसका उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा बी, मृत्यु की आशंका की संभावना, मृत्यु की आशंका या प्रत्याशंका, पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन हु गिव द डाइंग डिक्लेरेशन, वो जरूरी नहीं है। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 99, अंकीय चिन्ह से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत है? न्यायालय उस व्यक्ति या प्राधिकारी को अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पेश करने का निर्देश दे सकेगा। यह है कि स्वयं न्यायालय में अपने हस्ताक्षर की पहचान करे, कोई अन्य व्यक्ति उसके हस्ताक्षर की पहचान न्यायालय के समक्ष करे, ऐसा अंकीय चिन्ह न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में ग्राह्य नहीं है। इसका उत्तर रहेगा ए, न्यायालय उस व्यक्ति प्राधिकारी को अंकीय प्रमाण पत्र पेश करने के लिए निर्देश दे सकेगा। और ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये दिया गया है धारा 73 के क में, ठीक है। अगला है 100, अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? मुख्य परीक्षा में, पुनः परीक्षा में, जब साक्षी को पक्षधोरी घोषित किया जाए, सभी परिस्थितियों में। तो इसका उत्तर है जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाए। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैंने उत्तराखंड की जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के जो 2016 का एग्जाम था उसमें भी डिस्कस किया था। वहाँ पर जो है इसका उत्तर जो है मुख्य परीक्षा लिखा हुआ था। बट मुख्य परीक्षा में कब पूछ सकते हैं? कोर्ट की परमिशन हो, कोर्ट से आज्ञा लेकर आप जो है पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैंने कहा था कि इसका उत्तर होना चाहिए साक्षी को जब पक्षद्रोही घोषित किया जाए। तो ये धारा कौन सी है? धारा है ये 154, इसको क्या बोलते हैं? पक्षद्रोही, होस्टाइल विटनेस। यहाँ पर देखिए उत्तर बिल्कुल ठीक लिखा गया है, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 101, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टा सबूत है। ये प्रश्न भी जो है आपके एपीओ में पूछे जा चुके हैं। सारे प्रश्न जो वही हैं, क्वेश्चन तो सारे वही होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि आपके उत्तराखंड के एपीओ के प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो। सभी वही प्रश्न है, कोई इक्का दुक्का कोई अलग हो तो हो। तो ये धारा 110, उत्तर रहेगा डी। अगला है 102 कि धारा 8 में कौन सी शब्दावली सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है? आशय मतलब इंटेंशन, तैयारी मतलब प्रिपरेशन, हेतु मतलब मोटिव, आचरण मतलब कंडक्ट। तो वहाँ क्या दिया हुआ है? पीसीएम दिया हुआ है और इंटेंशन नहीं है, तो उत्तर क्या रहेगा इसका? ए। अगला 103, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध के अनुसार साबित की जाएगी? तो वो है धारा 65 बी। सारे देखिए वही प्रश्न आए हुए हैं, मैं सभी ये जो है मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ उत्तराखंड के एपीओ में। तो अब यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं हम। और ये अभिलेखों की अंतर्वस्तु कहाँ दिया हुआ है? दिया हुआ 65 ए में। उसको जो है साबित करना है तो कहाँ करेंगे? 65 बी में, ठीक है ना। 73 ए में क्या है? अभी हमने डिस्कस किया ऊपर। 67 ए में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के लिए सबूत। इसका उत्तर है बी। अगला रहेगा 104, साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होने की दशा में न्यायालय में लिखकर या चिन्हों द्वारा किए गए साक्ष्य को माना जाएगा क्या? मौखिक साक्ष्य, डम विटनेस। धारा है 119, इसका उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न 105, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 113 भी दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, ये ठीक है। 37 में क्या है? मुख्य परीक्षा, ये ठीक है। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न 151 के साक्षी की विश्वसनीयता का अधिक्षेप। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? 105 का डी। अभी अपने 100 नंबर क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है धारा 154 को। तो साक्षी की विश्वसनीयता का अधिक्षेप कहाँ लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है 155 में। 154 में क्या है? पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। तो ये जो है यहाँ पर ये गलत है, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 106, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उसी स्वयं व्यवहार का भाग बनना
शब्दों का प्रावधान है, तो वो है धारा 6 रेस जेस्टे, लिख लीजिए। डी रहेगा इसका उत्तर। अगला है 107, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 45 में क्या विशेषज्ञों की राय ठीक है? 67 ए, देखिए अभी हमने डिस्कस किया है ऊपर, ये इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। 74 में क्या है? लोक दस्तावेजें, ठीक है। वृत्तिक सूचनाएं, ये गलत है, डी। वृत्तिक सूचनाएं दिया हुआ है 126 में। 124 में क्या दिया हुआ है? शासकीय सूचनाएं, मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 108, किस धारा का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो कौन सी धारा प्रतिस्थापित की गई है इसमें? वो है धारा 39। तो 39 में क्या लिखा हुआ है? जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाए? तो धारा 40 को जो है नहीं किया गया है। धारा 40 में क्या दिया हुआ है फिर? द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्ण निर्णय सुसंगत है। 35 में क्या दिया हुआ है फिर? कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों से सुसंगति। और 29 में क्या दिया हुआ है? अन्यथा सुसंगत संस्कृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 109, कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या ग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? तो वो है कौन सी धारा? तो वो है धारा 167 ए, इसका उत्तर रहेगा। अगला है 110, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज है? केवल वे दस्तावेज जो प्रभु सत्य संपन्न प्राधिकारी के कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं, या फिर जो शासकीय निकायों के कार्यों के अभिलेख हैं, वे लोक अभिलेख जो किसी राज्य के प्राइवेट दस्तावेजों में रखे गए हैं। उपरोक्त सभी, इसका उत्तर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, सब जो है ये लोक दस्तावेज। लोक दस्तावेज कहाँ पर दिया हुआ है? धारा 74 में। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 111, साक्षी की परीक्षा के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा? केवल वे जो अपमानित करने के आशित हैं, जो शुद्ध करने के आशित हैं, वे जो अनावश्यक रूप से संतापकारी हैं। तो उत्तर रहेगा इसका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 112, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा का उपबंध है? तो वो दिए हुए हैं धारा 81 ए में, मतलब 81 क्या है? अब जब ये सारा हिंदी में लिख रहे हैं तो ए सी ए ये क्यों लिख रहे हैं? ये उसको भी तो लिख सकते हैं ना, क्या ख गए। तो ये है 81 क्या? राजपत्र क्या होता है? गजेट्स। 85 सी में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रमाण पत्रों के बारे में उपधारणा, ठीक है। 88 क्या में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा, इसमें क्या है? संदेश, इसमें क्या है? हस्ताक्षर। और 90 ए क्या है? 90 क्या है? 5 साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उपधारणा। अगला प्रश्न है तो 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 113, दस्तावेजों की अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्य साबित किए जाएंगे, प्राथमिक साक्ष्य से, द्वितीय साक्ष्य से, मौखिक साक्ष्य से, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से। तो उत्तर क्या रहेगा इसका? प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य है। तो 113 का उत्तर तो ये कर सकते हैं हम मौखिक साक्ष्य से। और ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है धारा 59 में, ठीक है। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 114, कौन सा साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? अपवाद नहीं पूछा है। मृत्यु कालिक कथन जो अपवाद होता है, संबंधित तथ्य रजिस्टर वो भी अपवाद होता है, संस्कृति वो भी अपवाद होता है। ये क्या नहीं होता? विशेषज्ञ की राय, तो ये अपवाद नहीं है। ए इसका उत्तर रहेगा। जितने ही प्रश्न अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं उत्तराखंड अभियोजन अधिकारी के प्रश्न पत्र में जो है सभी डिस्कस कर चुका हूँ, और वहां पर मैंने इस दंड प्रक्रिया संहिता के सारे प्रश्न जो है इकट्ठे करके वीडियो डाला हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। वहां पर भी सारे प्रश्न डिस्कस किए हुए हैं। प्रश्न तो वही रहते हैं उत्तराखंड के, उसमें आप आगे भी देख लीजिएगा। जो अभी जो 2021 का पेपर आएगा उसमें भी जो है इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर रहेगा ए। अगला है 115, कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? धारा 23, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 116 की धारा 115 निम्नलिखित किस वाद में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा है वो? पिकर वर्सेस सीयर्स। जहां पर भी आप ऐसे प्रश्न देखें ना, ये जो केसेस वाले, आप अपने बेयर एक्ट में उस धारा के साथ ही लिख लीजिए, बिकॉज आप जब उस धारा को देखेंगे ना बेयर एक्ट में, तो वहां पर आपको फिर वो याद रहेगा। तो 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 117, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत एक न्यायाधीश वाद के पक्षकार या गवाह से सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत है? जज कैन आस्क एनी क्वेश्चन। उत्तर रहेगा धारा 165।
बी इसका उत्तर रहेगा। तो देखिए अब यहाँ से शुरू हो गई मुस्लिम विधि 118 से। तो प्रश्न 118, मुस्लिम विधि निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? किस पर नहीं होता? दान पर नहीं होता, भरण पोषण पर, न्याय एवं न्याय संपत्तियों पर, कृषि भूमि का उत्तराधिकारी पर। तो उत्तर है कृषि भूमि का उत्तराधिकारी पर। तो उत्तर है डी। अगला है 119, 3 तलाकवाद में किसने विसम्मत निर्णय दिया था? 3 तलाकवाद कौन सा था वो? शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो वो थे जस्टिस खेर सिंह। उत्तर रहेगा बी। अगला है 120, वक्फ अधिनियम 195 के अंतर्गत औकाफ से संबंधित विवादों का अवधारण करने की अधिकरण की शक्ति का प्रावधान निम्नलिखित धाराओं में से किया गया है। और देखिए यहाँ पर वक्फ एक्ट पूछ लिया है यहाँ पर, तो ये है धारा 7 में। उत्तर रहेगा सी। अगला है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अंतर्गत यौवनागम्य का विकल्प किसे प्राप्त है? केवल पति को, पत्नी को, दोनों को अभिभावक की स्वीकृति से। उत्तर रहेगा इसका बी, केवल पत्नी को। अगला है 122, कौन मुस्लिम विधि की सुन्नी शाखा की मान्य शाखा नहीं है? इतना, असारी, हनाफी, मलिकी, शैफई। तो कौन सी नहीं है? शैफई नहीं है। तो इतना अशरिया जो है वो नहीं है। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 123, वक्फ के विधिक परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वाकिफ का उसमें कोई हित नहीं रहता है। बी है संपत्ति विरासत योग्य नहीं रह जाती। वक्फ अप्रतिसंहरणीय हो जाता है। वाकिफ को अधिकार होता है कि वक्फ को बदल सके। अधिकार नहीं है भाई बदल सके वक्फ को, एक बार दे दिया वक्फ में, ठीक है, उसके बाद आपको कोई अधिकार नहीं रहता। लिखा ना कोई हित नहीं रहता है। तो डी इसका उत्तर रहेगा, सही नहीं है। अगला 124, गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्लाह का वाद निम्नलिखित में से किस पर एक प्रमुख वाद है? वक्फ पर, शुफा पर, वसीयत पर, संरक्षकता पर। यह है शुफा पर। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 125, पारिवारिक न्यायालय की अधिकारिता निम्नलिखित में से किस समुदाय पर लागू होता है? लिंगायत पर, बुद्धिस्टों पर, मुस्लिमों पर, उक्त सभी पर। तो ये है उत्तर डी, सभी पर होता है। अगला है 126, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत एक मुस्लिम विवाह का निम्नलिखित में से कैसे विच्छेद हो सकता है? केवल पति द्वारा तलाक बोलकर, पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद ऐलान करके, आपसी सहमति से न्यायालय द्वारा, पत्नी द्वारा याचिका फाइल करने पर न्यायालय द्वारा। तो डी इसका उत्तर रहेगा, पत्नी द्वारा याचिका फाइल करने पर न्यायालय द्वारा। अगला 127, मुता विवाह निम्नलिखित में से किसमें अनुमत है? हनाफी शाखा की उप शाखाओं में, हनाफी शाखा की केवल मलिकी में, शिया शाखा केवल अथना अशरिया शाखा में, सभी शाखाओं में। तो उत्तर रहेगा इसका बी, शिया शाखा के अथना अशरिया शाखा में। अगला है 128, देखिए यहाँ फिर से अब साक्षर अधिनियम पूछ लिया गया है। कौन सी धारा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 में संशोधित की गई? सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3। अब देखिए बताना है 1, 2, 3 तीनों की गई है क्या? 53 ए तो हुआ है, यस। धारा 119 ये नहीं की गई है। 146 किया गया है। तो क्या हो गया? 1 और 3 सही हैं। तो उत्तर रहेगा सी, केवल 1 और 3। अब आ गया हिंदू विवाह अधिनियम, मतलब हिंदू विधि स्टार्ट हो गई यहाँ से। प्रश्न 129, कौन सी धारा में स्थायी निर्वाह व्यय एवं भरण पोषण का प्रावधान किया गया है? स्थायी निर्वाह व्यय मतलब एलिमनी, एंड भरण पोषण मतलब मेंटेनेंस। कौन सी धारा है? धारा 25। उत्तर रहेगा सी। धारा 24 में क्या है? मेंटेनेंस पेंडेंटेलिटे। वाद जब चल रहा है उस टाइम पर भरण पोषण के लिए जो है 24 में जाते हैं। 26 में क्या दिया हुआ है? अपत्यों की अभिरक्षा। अपत्य मतलब चिल्ड्रन, कस्टडी। 27 में क्या दिया हुआ? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का व्ययन। इसका उत्तर है सी। अगला रहेगा 130, किसी भी डिक्री की अपील डिक्री के दिनांक से की जाएगी, मतलब लिमिटेशन पीरियड पूछ रहे हैं ये। तो ये रहेगा 90 दिन का। 90 दिन में जो है अपील करनी है आपने। और ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपकी धारा 28 की उपधारा 4 में, ठीक है। उत्तर रहेगा डी। अगला है 131, हिंदू विधि में दस्ताने वर्सेस दस्ताने का विवाद निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो ये है क्रूरता से, क्रूअल्टी से। डाइवोर्स पर है ये, दास्ताने वर्सेस दास्ताने। उत्तर रहेगा इसका बी। अगला 132 की धारा 10 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा आधार न्यायिक पृथक्करण के लिए नहीं है? अभिविचार का आचरण, क्रूरता, कोड, 7 वर्ष से कम लापता होना। देखिए अब यहाँ पर ना ये कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या लिख दिया? कम होना क्या चाहिए था? ज़्यादा।
7 साल से ज़्यादा लापता है तो क्या हो गया, फिर प्रिजम्पशन ऑफ सिविल डेथ हो जाएगा, उसमें अब उपधारणा आ जाएगी कि भाई वो लापता है तो नहीं है। उसका उत्तर रहेगा डी। अगला प्रश्न 133, हिंदू विवाह अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में यह प्रावधानित है कि विवाह के 1 वर्ष के अंदर विवाह विच्छेद की याचिका दायर नहीं की जाएगी। ये दिया गया है धारा 14 के अनुसार। उत्तर रहेगा ए। अगला 134, गर्भास्थित अपत्य को अधिकार प्रदान किया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत। मतलब चाइल्ड इन द वूम ऑल्सो हैज़ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 24 जो है वो डिलीट कर दी गई है। हत्या करने वाला डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। 20 क्या है, राइट ऑफ चाइल्ड इन द वूम। तो उत्तर क्या रहेगा इसका, बी, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 135, निम्नलिखित में से कौन उत्तराधिकार अधिनियम की श्रेणी 2 का उत्तराधिकारी नहीं है। पिता होता है, पिता का पिता, पिता की माता, माता का पिता, पिता की माता, एकोदर रक्त के भाई एवं बहन। तो ये उत्तर रहेगा इसका डी, एकोदर रक्त के भाई एवं बहन। अगला है 136, कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर कि वह अप्राप्त व्यय का वस्तु संरक्षक है उस हिंदू अप्राप्त व्यय की संपत्ति का व्यय या स्वयं व्यवहार करने का हकदार न होगा, इसे हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षता अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित किया गया है। तो ये दिया गया है धारा 11 में। उत्तर रहेगा इसका बी। वस्तुतः संरक्षक मतलब डिफेक्टो गार्जियन है। अप्राप्त व्यय का मतलब क्या होता है, माइनॉरिटी। उत्तर रहेगा इसका बी। अगला 137, दत्तक को एक तथ्य की तरह साबित किया जाएगा तथा इस साबित करने का भार उस पर होगा जो उसका प्रख्यान करता है। इसे निम्नलिखित वादों में से किसमें अवधारित किया गया है। तो यह वाद है किशोरी लाल बनाम चलती बाई। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 138, सुन्नी विधि की विरासत में संदर्भ में पुत्र को पिता की मृत्यु के पश्चात पिता की संपत्ति भूमि को छोड़कर में कितना भाग होगा, संपत्ति का कितना होता है, 1/3, 3/4 और 1/2 का कोई निश्चित भाग नहीं होता है। तो इसका उत्तर रहेगा डी। अगला प्रश्न है 139, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में गोत्रक एक व्यक्ति दूसरे का कहा जाता है यदि उन दोनों का संबंध हो। केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक संबंध, पुरुषों के अलावा रक्त या दत्तक संबंध, अर्ध रक्त का संबंध पुरुषों के माध्यम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा ए, केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक संबंध। गोत्रक मतलब एग्नेट। और गोत्रक की परिभाषा कहाँ पर दी गई है, धारा 3 के कै में पहली परिभाषा ये दी गई है। उत्तर रहेगा ए। अगला 140, किसी विवाहित लड़की का नैसर्गिक संरक्षक होता है कौन। नैसर्गिक मतलब नेचुरल, संरक्षक मतलब गार्जियन। विवाहित है तो कौन होगा, उसका पति। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 141, कौन सी धारा शून्यकरण विवाह से संबंधित है विवाह अधिनियम में, वो है धारा 12। तो उत्तर रहेगा डी। अगला प्रश्न 142, टैगोर बनाम टैगोर में निम्नलिखित में से क्या विधि का नियम अभिनिर्धारित हुआ था। एक हिंदू अपनी संपत्ति का व्ययन अजन्मे शिशु के पक्ष में जीवाभ्यंतर दान द्वारा नहीं कर सकता। संयुक्त विवाह परिवार का कर्ता पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप की शक्ति रखता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति का बंटवारा पुनः खोला जा सकता है। एक अनाथ का दत्तक ग्रहण विधि मान्य नहीं है। इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर है एक, हिंदू अपनी संपत्ति का व्ययन अजन्मे शिशु के पक्ष में जीवाभ्यंतर दान द्वारा नहीं कर सकता, मतलब इंटरेस्ट फॉर लाइफ टाइम इन फेवर ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड, वो नहीं हो सकता। उत्तर रहेगा ए। यहाँ से आगे आप क्या, CRPC प्रश्न 143, कौन सी धारा प्रतिरक्षा का साक्ष्य से संबंधित है। एविडेंस ऑफ डिफेंस। एविडेंस फॉर डिफेंस कितने में दिया हुआ है, दिया हुआ 243 में। और देखिए यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि वारंट केस की ट्रायल है किसकी ट्रायल है, बट इन ऑप्शन से आप समझ सकते हैं कि भाई ये वारंट केस की बात कर रहे हैं। बिकॉज 238 से पहले क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन वाले केसेस, और 251 के बाद क्या है, समन्स केसेस। तो ये वारंट केस की बात कर रहे हैं। उत्तर रहेगा बी। अगला 144, समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तन करने की न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई दंड प्रक्रिया संहिता कौन सी धारा के अंतर्गत। एक समन मामला है उसको आप कन्वर्ट कर देते हो। वो ऑब्वियसली जब समन्स की बात कर रहे हैं हम, तो धारा कौन सी आ जाएगी, 200
59। उत्तर रहेगा इसका बी। देखिए यहाँ धाराएं लिखी हुई तो धारा डिस्कस कर लेते हैं। 143 में जो धारा थी 264 264 उसमें क्या लिखा हुआ है? 264 में है संक्षेपित विचारित मामलों में निर्णय, मतलब समरी ट्रायल्स के जो जजमेंट है उसकी बात की गई है। धारा 237 में क्या दिया हुआ है? तो धारा 199 की 2 के मामले हैं ना, उनकी कार्रवाई कैसे होगी, उनकी प्रक्रिया क्या रहेगी। धारा 242 में क्या लिखा हुआ है? अभियोजन के लिए साक्ष्य, अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस, उसकी बात की गई है। धारा 302 में क्या है? अभियोजन के संचालन करने के लिए अनुज्ञा, 302 में वो दिया गया है। 301 में लोक अभियोजकों की हाजिरी, लोक अभियोजन पीपी की अटेंडेंस ऑफ। 322 में क्या दिया गया है? जिन मामलों का निपटारा मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता तो किसके पास भेजता है? वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न 145, संपत्ति की कुर्की के बारे में दावे में आपत्तियों का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में किस धारा में है? वो दिया गया है धारा 84 में। उत्तर रहेगा इसका ए। धारा 85 में क्या है? कुर्क संपत्ति को निर्युक्त करना, विक्रय और वापस करना। ठीक है, नियुक्त कर दिया मतलब उस पर कुर्की हटा दी। 86 में क्या दिया हुआ है? कुर्क संपत्तियों की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश की अपील। ऑब्जेक्शन करेंगे, इसमें हटा दिया तो ठीक है, नहीं किया तो 86 में उसमें अपील चली जाएगी। 87 में क्या है? सम्मन्स के साथ अतिरिक्त वारंट जारी करना, वारंट इन ल्यू ऑफ सम्मन्स। अगला है 146 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश की वैधता होती है कितनी? 3 माह। उत्तर रहेगा ए। और ये कहाँ पर दिया हुआ है? उत्तर रहेगा इसका 2 माह। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सीआरपीसी के जितने भी प्रश्न है, ये दंड प्रक्रिया संहिता के, ये मैंने उत्तराखंड के जो सहायक अभियोजन अधिकारी के जो प्रश्न पत्र डिस्कस किए थे वहाँ पर ये मैंने सब डिस्कस किए हुए हैं। कोई इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन होगा जो यहाँ से रह गया होगा, अदरवाइज क्या है ना कि सारे क्वेश्चन मैं वहाँ पर पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आप वहाँ उन वीडियोस को देख सकते हैं। सीआरपीसी के 2009 में कौन से प्रश्न आए थे, फिर 16 में, फिर 21 में, तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसका उत्तर रहेगा सी। और ये लिखा गया धारा 144 की उपधारा 4 में। अगला है 147, मृत्युदंड को निष्पादन की मुलतवी करने की शक्ति प्रदत्त है किसको? को है उच्च न्यायालय को। तो उत्तर क्या रहेगा इसका सी। कहाँ पर लिखा हुआ है? धारा 415 में। अगला प्रश्न 148, एक अभियुक्त व्यक्ति दंड किस धारा के अधीन सक्षम साक्षी हो सकता है? वो धारा 315। उत्तर रहेगा डी। अब आ गया प्रश्न 149, दंड की द्वितीय अनुसूची का कौन सा प्रारूप आरोप से संबंधित है? प्रारूप पूछ लिया यहाँ पर, मतलब फॉर्म्स पूछ रहे हैं। ये है प्रारूप संख्या 32। प्रारूप किसका? आरोप का, मतलब चार्ज लगा रहे हैं जो, उसका पूछा हुआ है। उत्तर रहेगा बी। अगला 150, 150 धारा 97 के अनुसार निम्नलिखित में कौन तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय। तो कौन नहीं कर सकता? सत्र न्यायालय नहीं कर सकता। उत्तर रहेगा इसका डी। अगला प्रश्न 151, कौन सा वाद न्यायालय के अभियुक्ति की परीक्षा करने की शक्ति के संबंधित है? तो इसका उत्तर रहेगा बाबा बनाम महाराष्ट्र या फिर दुर्लभ सिंह बनाम राज्य, यह दोनों ए एंड बी। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला है 152, यदि कोई व्यक्ति निर्वसित रूप में अपने पीछे के उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाती है तो उसकी संपत्ति निम्नलिखित में से किसे न्यायगत होगी? राज्य सरकार को, भाइयों को? तो वो होगी सरकार को। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, लेकिन ना उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर गया मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उत्तराधिकारी के वो भाग कौन सा है? भाग 1 है तो पुत्र पुत्रियां माता आ गए, फिर उसमें जो भाग 2 है उसमें जो कौन आ गए? पिता आ गया, भाई आ गए। तो उनके बिना है अगर, तो राज्य सरकार को चली जाएगी एस्टीट के द्वारा। और ये धारा कौन सी है ये? तो वो है धारा 29 किसकी? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की। अगला प्रश्न 153, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत सशक्त एक मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में अन्वेषण का आदेश दे सकता है, किस धारा से उपबंधित है? यह 156(3). उत्तर रहेगा इसका सी। अगला 154, कौन सा अपराध आपराधिक दंड संहिता की धारा 95 के तहत आता है? भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के तहत आता है? देखिए तो यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन पूछ लिया, पूछ तो रहे हैं सीआरपीएफ क्वेश्चन 95 से, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है ना कि कौन कौन से अपराधों के लिए आप कर सकते हैं। तो वहां पर लिखा हुआ है 124A, 124 कै, 153 कै, 153 कै, 292, 293, 295 कै। तो ये है उपरोक्त सभी। तो उत्तर रहेगा इसका डी। अगला प्रश्न 155, उच्च न्यायालय द्वारा 482 के दिन अंतर्निहित शक्ति निम्नलिखित में से कौन से आधारों पर उपयोग कर सकता है? विरलतम से विरलतम मामलों में एक्स डेबिटो जस्टिस न्यायालय की कार्यवाही का
दुरुपयोग निवारित करने हेतु उपरोक्त सभी मामले। उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी मामले। अगला प्रश्न है 156। यदि एक न्यायाधीश की अपने निर्णय के लिखने के पश्चात लेकिन खुले न्यायालय में सुनाने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो वह निर्णय माना जाएगा। तो इसे माना जाएगा न्यायाधीश की राय, सिर्फ एक राय माना जाएगा। और यह प्रश्न भी हम जो है सहायक अभियोजन अधिकारी के जो पेपर डिस्कस किए थे, प्रश्न डिस्कस किए थे, वहाँ हमें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है यह ना समझे कि सिर्फ जुडिशरी के पेपर करने से ही जो है सारे प्रश्न उसमें से आएंगे, ऐसा नहीं है। यही प्रश्न जो है आपके अभियोजन अधिकारी में पूछे गए हैं, सारे सेम प्रश्न, और सारे सेम जज वाले पेपर में पूछे गए हैं, जुडिशरी वाले पेपर में पूछे गए हैं। तो इनका भी आप थोड़ा ध्यान रखें, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ना कि भाई वहाँ से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हों, अभी इस बार आ जाए कि अब तक उन क्वेश्चनों में से भी, उन प्रश्नों में से भी यहाँ पर आ जाए अभी आने वाले पेपर में। इसका उत्तर रहेगा बी। अगला प्रश्न है 157 की धारा 164 के अंतर्गत संस्कृति कौन अभिलिखित कर सकता है? कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट जो अधिकारिता रखता है केवल महानगरीय मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारी का नाम। इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी, डी। अगला प्रश्न है 158। निम्नलिखित में से किस वाद में यह प्रतिपादित किया गया कि पुलिस एवं न्यायपालिका का कार्य एक दूसरे के पूरक हैं? किंग एम्परर बनाम नाजिर अहमद, आनंद चिंतामणि दीगे वर्सेस स्टेट बनाम महाराष्ट्र राज्य, मनीषी जैन बनाम गुजरात राज्य, कोई नहीं। उत्तर रहेगा इसका किंग एम्परर बनाम नाजिर अहमद, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 159। कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब मैथ्स ठीक नहीं है। बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा कहाँ पर दी हुई है? 164 ए में, ये ठीक है। भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुरोध पत्र, 166 ए में, बिल्कुल ठीक है। जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तो अभियुक्त को छोड़ा जाना, तो ये 167, ये ऐसा नहीं है। अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी 172 में, ये ठीक है। तो उत्तर क्या रहेगा इसका? सी। 167 में जब ये है कि जब आप जो है आरोप पत्र दाखिल ना कर पाए 60 या 90 दिन के अंदर, तो आपको छोड़ना पड़ेगा बेल पर। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न 160। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम का उपबंध नहीं करती? तो ये है धारा 357 सी। अगला प्रश्न 161। बलात्कार पीड़िता का नाम उल्लेख नहीं किया जाएगा, यह निम्नलिखित में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया है? एस रामाकृष्ण बनाम राज्य में, बलवंत राय बनाम चंगीराम में, गुलजारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश, रामापति बनाम बिहार राज्य। उत्तर क्या रहेगा इसका? ए रामाकृष्ण बनाम राज्य, उत्तर रहेगा ए। अगला प्रश्न है 162। निम्नलिखित में कौन दंड प्रक्रिया संहिता में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, दो ड परिवाद है, ठीक है। दो, और देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ना ये कर दिया। अब इसकी पहले हिंदी बनाओ। दो घ हो गया, तो एच क्या हुआ? दो जय हो गया अन्वेषण, ये भी ठीक है। दो आर, दो द में क्या दिया? पुलिस रिपोर्ट, ये भी ठीक है। पीड़ित जो है वो दिया हुआ है कहाँ पर? वो दिया हुआ डब्ल्यू ए में, तो उत्तर रहेगा इसका डी। क्या बोलेंगे इसको? कै में लिखा हुआ है ये हिंदी में, तो उत्तर रहेगा इसका डी। अगला है 163। विचारण के पूर्व अभियुक्त के उन्मोचन का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में किन धाराओं में किया गया है? उन्मोचन का प्रावधान मतलब नीचे दिए गए कूट के सहयोग सही उत्तर चुनिए। उन्मोचन क्या होता है? डिस्चार्ज। 227 में क्या है? उन्मोचन है, ये ठीक है। 239 में भी उन्मोचन है, जहाँ पर सत्र न्यायालय करता है, और यहाँ पर वारंट ट्रायल में, वारंट मामले में, ठीक है। 255 क्या है? आरोप मुक्त करना, मतलब एक्विटल, ये नहीं है। दो उत्तर हो गए, कौन से? एक और दो, तो एक और दोनों सही हैं, तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 164। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से ये उत्तर चुनिए। देखिए, पहला है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 454 और 456 के अधीन अपराधों का विचारण, संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है धारा 260 के क्लोज अड़े में। फिर जो है ये दूसरा ऑप्शन जो है 3 माह से अनधिक, अब यहाँ पर अनधिक लिखा हुआ है, के लिए कारावास किसी दोस्त से सिद्ध मामले में नहीं दिया जाएगा, तो ये अधिक है यहाँ पर। अगर अधिक होता तो ठीक होता, लेकिन इसका मतलब क्या? ये गलत हो गया। फिर संक्षिप्त विचारण के लिए समन मामलों के लिए विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, ये लिखा हुआ है 262 में उपधारा 1 में, और ये जो अधिक वाला है ये दिया गया 262 के उपधारा 2 में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? 1 और 3 जो ठीक है, सी इसका उत्तर रहेगा। 65 धारा 41 ख, अब ये बै लिख दिया, बी ख होना चाहिए।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत स्थापित किया गया था? ये किया गया है 2010 में। देखिए 2009 का संशोधन था, लेकिन लागू कब से हुआ था? 1/11/2010 से। तो लागू होने की तारीख पूछी गई थी कि किस वर्ष में अंत स्थापित किया था। वर्ष तो ये था, लेकिन अगर ये कहीं प्रश्न में आ जाए कि संशोधन कौन से साल का था, तो 2009 का संशोधन था ये। अगला प्रश्न है 166। कोई न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अधीन परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात धारा 468 के अधीन नहीं करेगा। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो नहीं पूछा, इसको हाईलाइट कर लेंगे। पहला विकल्प है 6 मास होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो यह ठीक है। 1 वर्ष होगा 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास, ये भी ठीक है। 2 वर्ष होगा आर्थिक अपराधों के मामले में। 3 वर्ष होगा यदि 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। तो उत्तर रहेगा इसका सी। 2 वर्ष वाला जो है ये गलत है। आर्थिक अपराधों का कोई भी वो नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है 167। वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? तो देखिए ये धाराएं है ना, इनमें ना बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि भाई 460 वो जो दूषित नहीं करती वो वाली है, दूषित करती है वो वाली है। तो 460 क्या तो दूषित नहीं करती। पहले जी क्या डिस्कस करेंगे, तो नहीं को हम पहले करेंगे और करने वाले को बाद में करेंगे। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, नहीं पहले आएगा, हाँ बाद में आएगा। उत्तर है इसका बी। 462 में क्या लिखा हुआ है? जब प्रक्रिया कहीं गलत जगह पर कर दी हो तब। 458 में क्या है? जब संपत्ति के लिए कोई भी 6 महीने के अंदर उसे क्लेम करने नहीं आया, मांगने नहीं आया, उसके बारे में लिखा गया है। अगला है 168। दंडादेश को पुष्ट करने की उच्च न्यायालय शक्ति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? पुष्ट करने की तो है धारा 368। उत्तर रहेगा इसका डी। अब पुष्ट करने के लिए भेजना वो है 366 में। तो इन दोनों धाराओं में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान से करिएगा। शक्ति जो दिखी हुई है, पावर जो है 368 में, भेजना जो है 366 में है। अगला प्रश्न है 169। अब देखिए यहाँ से शुरू हो गया आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। तो 169 प्रश्न है जो क्या कहता है कि धारा 195 क्या संबंधित है? किससे? मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी, उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। तो इसका उत्तर रहेगा ब, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी। और ये कब स्थापित किया गया था संशोधन के द्वारा? 2006 के संशोधन से। ठीक है, उत्तर रहेगा इसका बी। अगला 170 के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखिए ये देखते हैं। 93 के सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना, ये भी ठीक है। 95 के तुच्छ हानि कारित करने वाला कार्य। 54 में क्या? आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। और देखिए 54 में क्या है ना, क्या लिखा हुआ है वहां पर? हत्या के दंडादेश का लघुकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। और फिर जो है धारा 54A जो है वो भी गलत है। 54 तो नहीं है, लेकिन क्या है 55 है, जिसमें समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर 2 विकल्प जो है वो गलत हो गए। तो यूकेपीएससी ने भी जो है इस प्रश्न को काट दिया था, क्योंकि इसमें 2 जो है ये गलत थे। तो 2 ऑप्शन जो है आपने सी लगाया, डी लगाया, दोनों ठीक हैं उत्तर के हिसाब से। तो अगला प्रश्न है 171। एक व्यक्ति जो स्त्री के इंटरनेट, ईमेल या अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार पर नजर रखता है, उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? औरत का, दुर्व्यवहार का, लैंगिक उत्पीड़न का, दृश्यरतिकता का, पीछा करने का। तो उसने किया है पीछा करने का। आप इंटरनेट पर भी ढूंढ रहे हैं तो वो भी स्टॉकिंग है। तो और वो कहाँ पर दिया गया है? 354D मतलब घ में। ठीक है, उत्तर रहेगा इसका डी। अगला प्रश्न है 172। आजीवन कारावास या अन्य कारावास में दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 511 में। उत्तर रहेगा इसका ए। धारा 509 में क्या है? स्त्री की लज्जा का अनादर करना। 510 क्या है? मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान पर अवचार। मत्त व्यक्ति मतलब ड्रंकर्ड पर्सन। और 507 क्या है? अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। अगला प्रश्न है 173। आपराधिक मानववध के प्रयत्न का उपबंध का अपराध किस धारा में दंडनीय है? वो है 308 में। 304 में क्या है? आपराधिक मानववध की सजा। 310 में क्या है? ठग। 301 में क्या है? किसी और की मृत्यु कारित कर दी। किसी और ही करनी थी, किसी और की कर दी। और डॉक्ट्राइन कौन सी आती है वहाँ पर? सिद्धांत कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ मेलिस का।
उत्तर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न 174। ए एक बक्से में जो बै का है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में बी चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए। तो यह इसने कौन सा अपराध किया है? क्रिएटिंग फॉल्स एविडेंस, ये धारा है 192, और ये दृष्टांत है किसका? धारा 192 का। उत्तर रहेगा डी। अगला 175। भूमि या जल से ले जाने के लिए यह ने कै के पास जो एक वाहक है संपत्ति न्यस्त की है, कै उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है। कै ने अपराध किया क्या? संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, छल का, आपराधिक न्याय संघ का, आपराधिक न्यास भंग का, वाहक आदि आपराधिक न्यास भंग का। इसका उत्तर रहेगा आपराधिक न्यास भंग का। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, CBT, उसने उसको इंटरेस्ट किया ना, न्यस्त कर दी ना, न्यस्त मतलब न्यास किया है, उसको उसने न्यास भंग कर दिया, तो CBT। 405 में इसकी परिभाषा है, 6 में, 7 में, 8 में जो है इसकी सजा है। अगला प्रश्न है 176। एक व्यक्ति अच्छे व्यवहार किए जाने हेतु जमानत प्रस्तुत करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाते समय वैध हिरासत से भागने का प्रयास करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। कौन सी धारा में? तो वो है धारा 225 ख में। ठीक है, उत्तर रहेगा इसका डी। अगला प्रश्न है 177। एक युवा व्यक्ति किसी महिला के सामने 2000 रुपये का नोट इस तरह लहराता है मानो महिला के किसी अशिष्ट व्यवहार के बदले वह धन देना चाहता है। उसे भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा 509 के तहत। अपमान किया उसने, तो उत्तर रहेगा ए, स्त्री की लज्जा का अनादर। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 178। किस धारा में दृश्यतिकता को परिभाषित किया गया है? वो किया गया है 254 में। जब ऐसे ऐसे पूछने होते हैं तो यहाँ पूछ लेते हैं, धारा उसमें क्या कर देंगे, उसमें हिंदी में लिख देंगे। उत्तर रहेगा इसका सी। 354 घ में क्या है? पीछा करना, स्टॉकिंग। ख में क्या है? स्त्री पर आपराधिक बल का यूज करना, विवस्त करने के आशय से स्त्री पर हमला, आपराधिक बल का प्रयोग। और क में क्या है? लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। अगला प्रश्न है 179। ऐसी संपत्ति जो एक मृत व्यक्ति के कब्जे में उसकी मृत्यु के समय थी, जो बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, भारतीय संहिता की में से किस धारा में दंडनीय अपराध है? ये 404 में। उत्तर रहेगा इसका ए। अगला है 180। जब दो या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करने लोक शक्ति में विघ्न डालते हैं तब वे अपराध करते हैं किसका? लूट का, बलवा का, लोक न्यूसेंस का, दंगा का। तो वो करते हैं दंगा। उत्तर रहेगा इसका डी। और ये कहाँ पर दिया गया है? दिया गया है धारा 159 में। बलवा कहाँ पर है? 146 में। बलवा क्या है? रॉयटिंग। दंगा क्या है? एफरे। अगला है 181। कै एक विनियमित पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनियम पत्र उसी के नाम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। कै ने अपराध किया, क्या किया? छल, रिष्टि, कूट रचना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का उसने किया। कूट रचना, फोर्जरी। रिष्टि क्या होता है? छल क्या होता है? चीटिंग। मिथ्या साक्ष्य, फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न है 182। जहां किसी औरत के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है वहां प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार करने का अपराध किया माना जाएगा और दंडित किया जाएगा मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से। उसको दिया जाएगा कठोर कारावास से, जो कि 20 वर्षों से कम का नहीं होगा। उत्तर रहेगा इसका डी। सामूहिक बलात्कार के लिए कहाँ पर दिया गया है प्रोविजन? 376 घ में। अगला प्रश्न 183। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए में वर्णित अम्ल हमला के अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है? आंशिक क्षति है, विरूपता, जलन है, अंग भंग है, विद्रूपण है, विकलांगता, क्षति, विद्रूपण, घोर उपहति, सब है ये, लेकिन क्या नहीं है? केवल शारीरिक दर्द, वो नहीं है, तत्व नहीं है ना। तो डी इसका उत्तर रहेगा। ये सेम प्रश्न जो है हमने सहायक अभियोजन अधिकारी के प्रश्नों में जो है डिस्कस किया था। अभी उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए मैंने जो है अलग से IPC के क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं, वहां पर भी आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो अगला 184। क्या इस आशय से कि वह संभाव्य जानते हुए कि यह की फसल का नुकसान कारित करे, यह के खेत में पशुओं का प्रवेश कारित करता है, क्या का अपराध होगा? कौन सा किया उसने? रिष्टि, मिसचीफ किया है। उत्तर रहेगा इसका बी। इसकी परिभाषा दी हुई है 425 में, दंड है 426 में, और ये दृष्टांत है जय। अगला प्रश्न 185। प्राइवेट प्रतिरक्षा, तो निजी बोल लो यार। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार सभी को उपलब्ध है व्यक्ति के लिए लिंग व आयु के बावजूद, सिवाय किसको नहीं है?
पुलिस अधिकारियों को, सशस्त्र सेना के अधिकारियों को, आक्रमणकर्ताओं को, बीएसएफ के अधिकारियों को, आक्रमणकर्ताओं को नहीं होता। भाई आक्रमण कर रहा है, उसको प्रतिरक्षा का अधिकार उसको कैसे मिलेगा? सी इसका उत्तर रहेगा। और प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में कहाँ पर लिखा गया है? धारा 96 से और 106 में जो है इसकी बात की गई है। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला 186 के अधीन कारावास के रूप में न्यूनतम सजा है कौन सी है? 24 घंटे। और ये कहाँ पर दिया गया 24 घंटे? धारा 510 में। देखिएगा, एक सबसे कम जो है 24 घंटे, सबसे ज़्यादा क्या डेथ है। जहाँ पर वो ना मत व्यक्ति जो है वो हंगामा करता है, ड्रंकर्ड पर्सन, 24 घंटे तक उसको जेल में रख सकते हैं और 10 रुपये का उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। अगला है 187 अवैध शब्द को भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है। अवैध मतलब इलीगल। केवल हर बात जो कि एक अपराध है, विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध है, जो कि दीवानी कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है। उपरोक्त सभी। इलीगल की परिभाषा दी गई है धारा 43 में और ये सभी वहां पर लिखे हुए हैं, सब डी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 188 एक प्राइवेट चिकित्सक जो स्वयं क्लिनिक चलाता है, बै को जो अम्ल आक्रमण का पीड़ित है उपचार देने से इनकार करता है, तो उसको किस धारा में उसको दंडित करेंगे? वो धारा 166 है, मतलब बी में। और ये धारा कब लगाई गई थी? ये आई थी 2013 के संशोधन से। उत्तर रहेगा इसका सी। 166 ए में क्या लिखा हुआ है? जहाँ पर लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, मान लो एफआईआर करने से मना कर दिया, तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगी। 166 में क्या है? फिर से वही लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से अवज्ञा करता है, तो वो वहां पर लिखा होगा। 167 में क्या है? जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है, फ्रेमिंग इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट। इसमें उत्तर रहेगा सी। अगला 189 जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा बल से उत्प्रेरित करता है, अपराध करता है, किसका? सदोष अवरोध का, अपहरण का, व्यापरण का, दुष्प्रेरण का। इसका उत्तर रहेगा अपहरण, किडनैपिंग। अपहरण की धारा कहाँ पर दी गई है? 362 में। व्यापरण कहाँ पर दिया हुआ है? 359, 360, 361। दुष्प्रेरण मतलब अबेटमेंट, यह है 107 से आगे। सदोष अवरोध 339 में। पी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 190 इनमें से कौन सा धारा 511 के लिए प्रयास का सिद्धांत नहीं है? समीप्य का नियम, असंभाव्यता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ का सिद्धांत, डरहम का नियम। तो डरहम का नियम नहीं होता, बाकी ये सिद्धांत जो है साबित करने पड़ते हैं आपको। समीप्य का नियम, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, असंभाव्यता का, प्रिंसिपल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत, ऑब्जेक्टिविटी रूल। तो ये सब जो है आपको प्रूव करने पड़ेंगे 511 में, तभी आप जो है दोष सिद्ध कर पाएंगे। उत्तर रहेगा इसका डी। 191 कहता है कि धारा 497 को उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में निरस्त किया? जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ। उत्तर रहेगा इसका बी। नवतेज जोहर कौन सा था? ये 377 पे। तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ। नास फाउंडेशन सुरेश कुमार कौशली गो हत्या के जो कार्य होते हैं उन पर, गोरक्षक, उनके ऊपर था ये केस। ये भी 377 पर। उत्तर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न 192 निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान की धारा 34 का आवश्यक घटक नहीं है? अब नहीं पूछा, नहीं को ना हमेशा जो है हाईलाइट कर लेंगे। ए ऑप्शन, ए विकल्प है आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना, सामान्य आशय में अग्रसर होना, अपराध में लिप्त व्यक्तियों के मस्तिष्कों का मिलन होना, लिप्त व्यक्तियों का समान आशय होना। तो सिमिलर होना ये नहीं है, तो डी इसका उत्तर रहेगा। ये तीनों होना जरूरी है, आवश्यक है। अगला प्रश्न 193 संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 का सिद्धांत निम्नलिखित वादों में से किस पर आधारित है? अब ये यहाँ पर देखिए फिर से संपत्ति अंतरण अधिनियम आ गया, ट्रांसफर प्रॉपर्टी। तो विकल्प है इसमें गिरिजेश बनाम दत्तादीन, चमरू साहू बनाम सोना कुइर, थेल्यूसन बनाम वुडफर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा थेल्यूसन बनाम वुडफर्ड। तो सी इज द आंसर। अगला प्रश्न 194 कै ने ख को न्यास में गै के लिए संपत्ति आंतरित की तथा निर्देश दिया कि ख संपत्ति का कब्जा गै को तब देगा जब गै 25 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ले। गै का हित है, समाश्रित हित, निहित हित, समाश्रित एवं निहित हित दोनों को, या फिर कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा निहित हित है उसका।
समाश्रित क्या होता है? कॉन्टिंजेंट मतलब फ्यूचर वाला। निहित क्या होता है? वेस्टेड, तो निहित हित है ये। 20 का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 195, लंबित वाद के सिद्धांत का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? केवल यथास्थिति को बनाए रखना, केवल वाद बाहुल्य को रोकना, केवल वाद के दौरान नए तथ्यों के सृजन को रोकना, उपरोक्त सभी। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस, इसका होगा उपरोक्त सभी। और डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस कहाँ पर है? दिया गया है धारा 52 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न 196, निम्नलिखित कौन सा प्रलक्षित सूचना नहीं है? किसी तथ्य के बारे में घोर उपेक्षा, पंजीकरण, वास्तविक कब्जा, निश्चित ज्ञान। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा निश्चित ज्ञान। निश्चित ज्ञान होना जरूरी नहीं है ना, ये प्रलक्षित सूचना है। वो क्या होता है प्रलक्षित? कंस्ट्रक्टिव, मतलब होना चाहिए आपको है नहीं, उसे मतलब नहीं, आपको होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 197, किस धारा के दिन यह पट्टा ग्रहीता क्रम बंधन के अधिकार के लिए हकदार नहीं होगा? वो है धारा 56, उत्तर रहेगा बी। अगला प्रश्न 198, कौन सी धारा कब्जेदार बंधक ग्रहीता के वैधानिक दायित्वों का प्रावधान करती है? कौन सी धारा है वो है धारा 76, उत्तर रहेगा इसका बी, कब्जेदार बंधक ग्रहीता। इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न 199, अनुयोज्य दावे का क्रय विक्रय निम्नलिखित में से कौन नहीं कर सकता? तो कौन नहीं कर सकता? केवल न्यायाधीश, केवल विधि व्यवसायी, कोई भी न्यायिक अधिकारी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है नहीं कर सकते, उसमें क्रय विक्रय नहीं कर सकते। उत्तर रहेगा इसका डी। अगला प्रश्न आ गया 200, निम्न में कौन सा धारा 499 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मान हानि का अपवाद नहीं है? अब ये कहाँ से पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं आईपीसी से, भारतीय दंड संहिता से। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न ये है, लोक सेवकों का लोक आचरण, द्वेषपूर्ण कथन, किसी व्यक्ति का लोक प्रश्न से जुड़ा आचरण, न्यायालयों की कार्यवाही की आख्या का प्रकाशन। अपवाद नहीं पूछा है, मतलब अंतर्गत मानहानि का दावा हो सकता है उसके खिलाफ, तो वो रहेगा द्वेषपूर्ण कथन, बी इसका उत्तर रहेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने उत्तराखंड जुडिशरी का प्री का 2019 का पेपर जो है वो डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस प्रश्न पत्र में कोई दिक्कत लगी हो, कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी वहाँ पर बता सकते हैं। We only want a like and a subscribe from you. We do not expect anything else. हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहते, सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, हमारे लिए वही बहुत है। और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को ही बताएं कि भाई यहाँ पर आपको सभी प्रश्न पत्र जो है अच्छी डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम करेंगे उत्तराखंड का एक और पेपर जुडिशरी का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।